बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है औसत, और अब हम अपने अर्थमेटिक को ख़त्म करने के बिहाफ पे लग चुके हैं। ठीक है, 3 से 4 चैप्टर हमारे रह चुके हैं। ये वाली जो चीज़ें थी, इससे मेरे को अभी कमेंट तो नहीं आया, लेकिन मुझे थोड़ा सा सहूलियत ये हुई कि इसमें बड़ा क्वेश्चन हम डायरेक्टली दिखा सकते थे और अच्छे तरीके से ये चीज़ें चल रही थी। तो इससे मेरे को पढ़ाई पर हमारी पर कोई फ़र्क नहीं लगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। यह क्लास नंबर 3 हमारी एवरेज की हो जाएगी। इसके अलग शायद एक क्लास और आ सकती है, या आज ही इस चैप्टर को कंप्लीट करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस को की तरफ। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कहता है कि 100 संख्याओं का औसत 46 है, लेकिन गलती से 16 और 43 के स्थान पर 61 और 34 ले लिया गया। सही औसत ज्ञात करें, जबकि यह भी पाया गया कि कुल संख्याएं 90 थी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि 16 संख्याओं का औसत 100 संख्याओं का औसत 46 है। कितना? 100 संख्याओं का औसत 46 है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं औसत की बात करूं तो आप मुझे योग बताइए कि सर योग कितना होगा। तो आप कहेंगे सर योग हो जाएगा 4600, क्योंकि योग बटे संख्याओं की संख्या बराबर होता है हमारा औसत। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। लेकिन गलती से 16 और 43 के स्थान पर, मीन्स डैट आपसे मैं कहूँ कि गलती से 16 और 43 के स्थान पर कितना लिख दिया गया है? 61 और 34 लिख दिया गया है। तो सही औसत ज्ञात करें, जबकि यह भी पाया गया कि कुल संख्याएं कितनी थी? 90 थी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आती हैं। तो देखिए, मैंने यह चीज़ें इस टाइप से क्यों लिखी हैं भाई। 16 और 43 के स्थान पर का मतलब है कि जो हमारी उस 100 संख्याओं में जो 2 संख्या थी, उनकी वैल्यू 16 और 43 होनी चाहिए थी, लेकिन 16 और 43 नहीं होने के बावजूद वह है कितनी? 61 और 34। मीन्स डैट गलती से 16 और 43 को 61 और 34 लिख दिया गया। तो इससे हमारी वैल्यू पर कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, कितना फ़र्क पड़ेगा? तो आप मुझे बताइए कि भाई 16 और 43 कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 59 और ये हो जाएंगे कितने? 95। 4 1 5 6 3 9। अब मुझे आप एक बात बताइए भाई, रियल वैल्यू हमारी 59 होनी चाहिए थी, लेकिन रियल वैल्यू है कितनी? 95। तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी, उसने कुछ ना कुछ अधिकता रही होगी। तो मैं आपसे कहूँ कि भाई हमारी जो 4600 वैल्यू है, उसमें कुछ वैल्यू की कमती रही होगी। तो 95 हमने गलती से लिख दिया, लिखना हमें 59 चाहिए था। तो इसका मतलब 15 में से 9 चले जाएंगे 6, और 8 में से 5 चले जाएंगे 36 ऐसी वैल्यू थी जो 4600 में हमने फालतू लिख दी। चीज़ें यहाँ तक समझ में आई कैसे? भाई हमारी रियल वैल्यू 59 थी, लेकिन हमने गलती से 95 लिख दिया। रियल वैल्यू 59 थी, दोनों वैल्यूओं को जोड़ के हमारी 59 आ रखी है, और हमने उन दोनों वैल्यूओं को पलटकर जैसे ही लिखा तो वह 95 उनका योग हो गया। इसका मतलब जो हमारी योग है उसमें इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 36 है, और 36 ही उस योग में फालतू आ रखा होगा। यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आती हैं। तो अगर मैं योग की बात करूँ तो योग 4600 है, और उसमें 36 वैल्यू ऐसी है जो फालतू लिख दी गई है। तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 6 चले जाएगा 4, 9 में से 3 6, और ये 5 और ये 4। लेकिन अब बाद में उसने कहा है कि संख्याएं 100 ना होकर कितनी है? 90 हैं। तो औसत ज्ञात कीजिए। तो इनमें 90 का हम भाग दे देंगे, यही हमारा एवरेज हो जाएगा। 90 से भाग देंगे, 9 पंजे के 45,
और ना जाने का 0 और 9 सत्ते 63, आगे ये जाएगा और 0 का पॉइंट लगा देंगे। मीन्स डेट हमारा जो रियल औसत था वह 50.7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा से इस चीज़ का दोहरान कर देता हूँ। भाई उसने कहा कि हमारे पास में 100 संख्याएं हैं, 100 संख्यान का औसत जो है हमारे पास में वो 46 है। तो हमारा योग कितना हो जाएगा 4600, क्योंकि योग बटे नंबर ऑफ संख्या जो होती हैं वही हमारा औसत के बराबर होता है। ठीक है, रियल फॉर्मूला तो वह 4600 हो गया, योग हमारा 4600 हो गया। लेकिन बाद में उसने कहा कि भाई हमारी रियल वैल्यू 16 और 43 थी, लेकिन 16 को 61 और 43 को 34 लिख दिया गया। मीन्स दैट मैं कहूँ 16 और 43 59 और 61 और 34 95, 61 और 34 95। तो आप मुझे बताइए कि रियल वैल्यू 59 थी लेकिन उसको गलती से 95 लिख दिया गया, तो इसका मतलब 95 माइनस 59 36 ऐसी वैल्यू होगी जो कि इस 4600 में फालतू लिखी गई होगी। दोस्तों फालतू लिखी गई होगी, तो 36 हम इसमें से माइनस करेंगे, 4600 में से 36 चले जाएंगे तो 4564 बचेंगे। और बाद में उसने सवाल में एक चीज़ और दी है कि संख्याएं 100 ना होकर 90 थी, तो वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए। तो 90 से हमने भाग किया, 50.7 ऐसा आंसर आया जो कि हमारा वास्तविक औसत था। यहाँ तक चीज़ें आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती हैं और आपको आज की क्लास का पहला क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। यदि यह अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, जिससे कि उसकी गेंदबाजी का औसत 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है, तो वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या कितनी होगी। भाई बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मैं आपके सामने इसका रियल कंसेप्ट लिखूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी गेंदबाज का औसत, किसी गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत जो होता है वह होता है कि उसने कितने रन दिए और उसने कितने विकेट लिए। ठीक है, उसने कितने रन दिए और उसने कितने विकेट लिए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि भाई अगर गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसे कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद होगी। यदि उसका औसत घट रहा होगा तो इसका मतलब आप यह समझें कि भाई अगर उसने रन मान लो 80 दिए हैं और उसने पहले 10 विकेट ले रखा था, तो उसका औसत गेंदबाजी का औसत 8 आ रहा था। ठीक है, लेकिन यदि मैं कहूँ कि 80 रन दिए और उसने 20 विकेट लिए तो 20 चौके 80, अब औसत 4 आ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि कौन सी चीज़ उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी, पहली वाली या दूसरी वाली। तो आप कहेंगे सर 80 रन देकर 10 विकेट ले रहा है, तो 80 रन देकर 20 विकेट ले रहा है, इसका मतलब नीचे वाला जो औसत है वो ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा, उस गेंदबाज के लिए हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि जितना गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत जितना कम जाएगा वह गेंदबाज उतना ही अधिक अच्छा वर्क करेगा। तो इसका मतलब इस सवाल में जैसे ही 0.4 औसत सुधारने की बात कही है, इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं कि उसके रियल औसत से 0.4 औसत जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। अभी तक चीज़ों को नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं, बात करते हैं। अब इस सवाल को हम थोड़ा सा मिक्सचर एंड एलिगेशन मीन्स डेट मिश्रण से करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 12.4 रन प्रति विकेट है, पहले उसका औसत जो था
वो 12.4 रन प्रति विकेट था। लेकिन उसने बाद में क्या किया, 52 रन देकर 10 विकेट लिए, तो औसत कितना हो जाएगा भाई, आप कहेंगे 52/10, इसका मतलब 5.2 औसत हो जाएगा। तो मैं यह लिख सकता हूँ 5.2, यह औसत। और बाद में उसने बात कही है कि गेंदबाज का औसत जो है 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है, 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है। तो 12.4 में से जैसे ही उसने 52 रन देकर 10 विकेट लिए, तो उसका गेंदबाजी का जो औसत है वो 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है। तो इसका मतलब दोनों का जो रियल औसत है वो 12 होगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। 0.4 इसमें से मैंने क्यों कम कर दिया, क्योंकि उसका औसत सुधरने का मतलब ही यह होता है कि उसका औसत जो है कम हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब आप बात करेंगे इसका एक फॉर्मूला होता है या यह कंसेप्ट होता है मिक्सचर का कि इन वाली वैल्यू में से इन दोनों वैल्यूओं को घटाकर लिखते हैं। और इसका एक छोटा सा जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि इनमें एक छोटी इससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए और एक वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, तभी यह कंसेप्ट काम करता है। ठीक है, इस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस एक ही सवाल ऐसा होगा। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में जैसे ही हम मिश्रण करेंगे उस कंसेप्ट को हम अच्छे तरीके से करेंगे। 12 में से 5.2 चले जाएंगे तो आप कहेंगे सर 6.8 बचेगा, और 12.4 में से 12 चले जाएंगे तो 0.4 बचेगा। अब मुझे आप इसको काट कर बताइए, पॉइंट से पॉइंट को हटा दूं, बिल्कुल सही। तो आप कहेंगे सर 4 से यह 68 17:1 में कट रहा है, और नीचे जो आएगी वो विकेटों की संख्या आएगी। तो आपसे मैं कहूँ कि सर 5.2 औसत कब आ रहा था, कितने विकेट ले रहा था, तो आप कहेंगे सर वह 10 विकेट ले रहा था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 17 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 170। उसने कहा है कि करंट विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 170 पहले 10 बाद में 180 विकेट उसने लिए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। मानता हूँ यह फॉर्मूला थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस एक ही सवाल है। मिक्सचर के सवालों में अच्छे तरीके से इसको हम सीखेंगे और उसके बाद में यह सवाल आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। बस इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत जैसे ही बढ़ता है तो वह उसके लिए बेकार होता है, और जैसे ही घटता है वह उसके लिए अच्छा साबित होता है, क्योंकि विकेटों की संख्या जैसे ही बढ़ेगी औसत डाउन जाएगा, और विकेटों की संख्या जितनी कम होगी वह औसत इतना ही अधिक होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। तो बढ़ते हैं आज की पाठशाला के अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है, तो वर्तमान औसत ज्ञात करो। आप अब मुझे एक बात बताइए कि वर्तमान औसत यदि मैं आपसे कहूं कि पहले जो उसका औसत था 16 पारियों तक औसत जो है वह x है, तो आप मुझसे कहेंगे कि योग हो जाएगा कितना, 16x। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। 16 पारी नीचे x औसत, तो योग कितना हो जाएगा, 16x। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। उसके बाद में उसने बात करी कि 17वीं पारी में वह 87 रन बनाता है, और उसका जो औसत था, जो हमने x माना था, 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। अब आपसे मैं एक बात कहता हूँ कि भाई योग की बात करें, 16x आपके पास में योग है, 16x पहले योग है। 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए हैं, क्योंकि भाई औसत का मतलब ही होता है कि एक बल्लेबाज के बल्लेबाजी का औसत जो होता है वह
बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रन बटे पारियों की संख्या होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। तो 16x उसने 16 पारियों में बनाए गए रनों की संख्या 16x। 17वीं पारी में उसने कितने बनाए हैं? 87 रन बनाए हैं। बात कर रहे हैं 17 पारियों की। उसके बाद में उसने कहा कि जो उसका पहले औसत था x, उसमें 3 रन प्रति औसत की बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आपके आती हैं या नहीं? दोबारा से दोहरान करूँ, 16 पारियों तक औसत जो था वो x था। यदि योग की बात करें तो वह 16x हो जाएगा। अब आगे की बात करें भाई, 16x 16 पारियों में बनाए गए रनों की संख्या प्लस 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए बट्टे हो जाएगा कितने? टोटल पारियाँ 17 हैं। और उसने आगे बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि उसका जैसे पहले औसत था उसमें 3 रन की बढ़ोतरी हो जाती है, 3 रन प्रति औसत की बढ़ोतरी हो जाती है। तो आप मुझे करंट औसत की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x + 3 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। भाई x + 3 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी होगी, आपको अच्छे तरीके से पता है। क्या पूछा है? तो वर्तमान औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही बात है, वर्तमान औसत की बात करते हैं। भाई 16x तो इधर ही रहने देते हैं, प्लस 87 बराबर 17 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 17x + 51। ठीक है, 17x में से 16x चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x। 87 में से 51 चले जाएंगे तो आप कहेंगे सर 6 और 3, x बराबर हो जाएगा कितना? 36। x बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो आपके सामने यह आंसर होगा, आपके सामने यह आंसर होगा 36। हमने क्या किया? 16x + 87 बटे 17 ऊपर टोटल रनों की संख्या 17 पारियों की। कैसे? 16 पारियों की रनों की संख्या 16x प्लस 17वीं पारी में 87 रन उसने बनाए थे। टोटल 17 पारियों की बात कर रहे हैं। उसके बाद में उसने कहा है कि जैसे पहले उसका औसत x था उसमें 3 औसत की बढ़ोतरी हो जाती है x + 3। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। x बराबर 36 उसका पहले औसत था। चीज़ें आपकी समझ में आती हैं? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सही सवाल। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी कंसेप्ट पर हम आगे क्वेश्चन जितने भी आएंगे उनको करते जाएंगे। ठीक है, तो देख ले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत वह 12वीं पारी में 90 रन बनाता है तो औसत 5 रन प्रति पारी घट जाता है। तो 12वीं पारी के अंत में औसत ज्ञात करिए। 12वीं पारी के अंत में औसत ज्ञात करिए। ठीक है, तो सीधा सेम सवाल है। कैसे? अगर हम डायरेक्टली करें तो पहले 11 पारियों तक योग की बात बताइए, आप मुझे रनों की संख्या बताइए। तो आप कहेंगे 11 पारी हैं, x औसत है, तो रनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11x है। ठीक है, 11x है। प्लस उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? तो 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाकर टोटल पारियों की संख्या 12, जो हमने x औसत माना था उसमें 5 औसत की कमी आ जाती है। यही तो सवाल है। कैसे? 11x कहाँ से आया? क्योंकि 11 पारी थी, x हमने औसत माना, टोटल रनों की संख्या 11x, 12वीं पारी के रन 90 बटे के कितने? 12, क्योंकि 12 पारियों की बात कर रहे हैं। x - 5 क्यों? क्योंकि 5 उसमें से घटाएंगे, क्योंकि उसका औसत 5 घट रहा है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। 11x प्लस के 90 रहने देंगे बराबर 12x माइनस के 60। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 9 6 15 150। और आप करंट औसत की बात करेंगे तो करंट औसत जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई? x 150 तो पहला वाला है, तो 5 इसमें से घट रहा है, इसका मतलब 150 - 5 औसत 145 इसका आंसर आ जाएगा। सेम सवाल है, चीज़ों को दोहराने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, वैसे मैं दोहरा देता हूँ। उसने कहा कि 11 पारियों में उसने कुछ रन बनाए होंगे, इसका मतलब x हमने औसत मान लिया। 11 पारियों की बात करें तो रनों की संख्या 11x हो जाएगी। उसके बाद में उसने बात करी कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। उसके बाद में बात करते हैं अब टोटल पारियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12।
12 से भाग दिया। उसके बाद में उसने कहा कि जैसे पहले तुमने औसत x माना है उसमें से उसका औसत 5 औसत कम हो जाता है, इसका मतलब x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। 12 से इधर मल्टीप्लाई की, 11x प्लस 90 बराबर 12x माइनस 60, क्योंकि 12 पंजे 60 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 12x माइनस 11x, x बराबर 90 प्लस 60 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब ये करंट औसत जो है वो 150 है, तो करंट औसत की बात करें तो 5 औसत उसमें से घट रहा था, तो करंट औसत हो जाएगा 150 माइनस 5 इक्वल टू 145। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं या नहीं, ये बताइए मुझे बस आप। आती हैं? पक्की बात? ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत ही मोस्ट कंसेप्ट हैं, इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी स्पीडली चल रहा है क्या? चलो थोड़ी सी स्पीड कम करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। गेंदबाज की बात कर रहा है, आपकी बार में ध्यान रखेंगे। यदि वह अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे कि उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है, तो अंतिम पारी तक कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब की बार में उसने ना तो कमी की है ना बढ़ोतरी की है, डायरेक्ट हमें औसत दे दिया है 12। ठीक है, तो अब की बार में तो थोड़ा सा और इजी सवाल यह हो जाएगा। कितना, पहले बात करें पहले औसत कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 12.4। उसके बाद में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो औसत की बात करेंगे, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। 5 पंजे 25, एक बचा, पॉइंट लगा के 5 दूनी 10, कितना औसत हो जाएगा? 5.2। और यह औसत कितना हो जाता है? 12। तो आप मुझे कहेंगे सर जी 5 विकेट लिए हैं, आपकी बात ध्यान रखेंगे 5 विकेट हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप घटाएंगे 12.4 में से कितने चले जाएंगे? 0.4। यह कंसेप्ट आपको दिक्कत कर रहा होगा, मान सकता हूँ, बस मिक्सचर तक रुक जाइए। 2 से 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से, ये लगा लीजिए जो मिक्सचर के कंसेप्ट होते हैं ना, ये तो बिल्कुल बेस कंसेप्ट होता है। ठीक है, इससे डरने का नहीं। ठीक है, तो 12 में से 5.2 जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये बचेंगे 6.8। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 17 चौके 68, 17:1। अब आप कहेंगे, आपसे मैं कहूँ कि 5.2 औसत कब आ रहा था, तो आप कहेंगे 26 रन देकर 5 विकेट ले रहा था, तो यहाँ पर 5 विकेट, 1 यूनिट की वैल्यू 5 और 17 यूनिट की वैल्यू 17 पंजे 85, कितने हो जाएंगे? 85। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है अंतिम पारी तक कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे सर अंतिम पारी तक कुल विकेटों की संख्या 85, इसका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं? दोबारा से दोहरान करूं इस सवाल का। भाई सवाल में कहा था कि किसी गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत 12.4 था, उसके बाद में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, इसका मतलब हमें औसत निकालना था, तो 26/5, इसका मतलब 5.2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। बीच में उसने कहा कि उसका जो औसत था वह 12 रह जाता है, तो 12 हमने बीच में ले लिया। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो कंसेप्ट कहता है वह कहता है कि हमें एक वैल्यू में से एक वैल्यू घटानी होती है। 12.4 में से 12 घटाया 0.4, 12 में से 5.2 घटाया 6.8। ठीक है, 0.4 6.8, पॉइंट से पॉइंट हटाया 17:1, 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई, तो 17 यूनिट की वैल्यू 85। यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो दोस्तों, हर हाल में चलना सीखो। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों के अंकों को गलती से 64, 62 और 84 को
68, 65 और 73 लिख लिया गया तो सही औसत ज्ञात कीजिए। 40 छात्रों का औसत 72 है, तो आपसे मैं कहूँ आप मुझे डायरेक्ट योग बता दीजिए। 40 छात्रों का औसत 72, तो 40 गुणे 72 इसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो 0, 4 2 ये 8, 4 7 28, 2880 इसका योग हो जाएगा। कैसे, 72 की गुणा 40 में की, क्योंकि 72 औसत था, 40 संख्या थी। उसके बाद में उसने कहा है कि 64, 62 और 84 को जो रियल वैल्यू थी वो थी 64, 62 और 84, जिसको ये सही है और ये गलत है, जिसको गलती से 68, 65 और 73 लिख लिया गया। 68, 65, 73 लिख लिया गया। ठीक है, इधर योग कितना है, 2880, 40 संख्या है। पहले जो रियल वैल्यू होनी चाहिए थी 64, 62 और 84 थी, लेकिन उसको 64, 62, 84 नहीं लिखकर गलती से 68, 65 और 73 लिख लिया गया। तो आप मुझसे कहेंगे कि सर इसका सही औसत बताएंगे, क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ेंगे, 4 2 6 और 4 10, 0। ठीक है, 8 6 14 और 6 18, 4 2 6 4 10, 0 हासिल 1, 8 6 14, 14 और 6 कितने हो जाएंगे, 20 और 1 21, 210। तो यह हो गया जो सही वाला होना चाहिए था, 210। लेकिन उसने कहा कि 5 3 8 दूनी 16, 6 हासिल का 1, 7 6 13, 13 और 6 19 और 1 20, 206 मीन्स डैट 210 को 206 लिख लिया गया। 210 को कितना लिख लिया गया, 206 लिख लिया गया। इसका मतलब उसमें जुड़ने तो चाहिए थे 210, लेकिन हमने जोड़े कितने हैं केवल उसमें। आप कहेंगे सर 206 जोड़े हैं, इसका मतलब उसमें 4 कम रह गए हैं, तो उसमें 4 कम रह गए हैं। 210 होने चाहिए थे, 206 जोड़े हैं, तो इसका मतलब उसमें 4 कम रह गए हैं। तो योग जो है हमारा वो कितना है, 2880, उसमें 4 जोड़ देंगे। क्योंकि जो रियल वैल्यू थी वह हमें उसमें 210 जोड़ी चाहिए थी, जो हमारा यह योग है। लेकिन हमने 210 की जगह कितना जोड़ा है, 206 जोड़ा है। इसका मतलब हमने 4 कम जोड़ा है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे। तो आप कहेंगे 4 जोड़ने के अनुसार कितना हो जाएगा, 4 8 8 और 2 2884 हो जाएगा। 2884 हो जाएगा। अब एवरेज की बात करते हैं, एवरेज कितना हो जाएगा, तो 40 से इसमें भाग दे देंगे, आंसर आपके सामने होगा। क्योंकि भाई हमारा जो रियल योग है वह 4 जोड़ने के बाद में सही आ गया, 2884 आ गया। ठीक है, 40 से भाग दिया तो आप कहेंगे 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0 है, तो 42.1 इसका सही आंसर होगा। 42.1 इसका सही आंसर होगा। क्या समझ में आया? 4 7 28 की बात कर रहे हैं ना, 4 7 28, ये 4 क्यों लिखा है हमने, 4 7 28, 72.1 इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर 72.1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आया। दोबारा से दोहराऊँ इसे भी, चलो ठीक है दोहरा देते हैं। भाई पहले बात कर रहा था कि 72 औसत था, 40 संख्याएं थी, तो हमें टोटल योग की बात करें 2880 हो गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। बाद में बात करें उसमें 64, 62 और 84 3 संख्याएं थी, जिनको हमने उनकी जगह 68, 65 और 73 लिख दिया। इसका मतलब जो सही संख्याओं का योग है 210 होना चाहिए था, लेकिन गलत संख्या लिखने के बाद में जो योग जो हुआ वो 206 हुआ। इसका मतलब 4 ऐसी वैल्यू थी, 210 इसमें जोड़ना चाहिए था, जोड़ा केवल हमने 206, इसका मतलब इसमें 4 कम जोड़ा गया है। तो 4 इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, 2880 योग था, 4 ज़्यादा किया 2884 हो गया। नीचे 40 संख्याएं थी, 40 से भाग दिया, 72.1 सही औसत आपके सामने आया। 72.1 सही औसत आपके सामने प्रॉपर तरीके से हम लेकर आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, और आपको इन क्वेश्चंस को करने में मज़ा आ रहा है। एक 10 सेकंड का ब्रेक लेंगे और फिर आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे।
अभी तो बहुत छोटी क्लास हुई है, ठीक है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी ए और बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है और दोबारा ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, ए से बी 20 किलोमीटर पर आवर, फिर बी से ए 30 किलोमीटर पर आवर और फिर से ए से बी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब आपसे मैं कहूँ कि चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, तो आप कहेंगे सर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ पर तो हमें चाल खुद ही दे रखी है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 20, 30 और 40 का। मुझे आप एलसीएम बताइए। तो आप कहेंगे सर 20, 30, 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। 120 एलसीएम हो गया, ठीक है, 120 एलसीएम हो गया। तो आप कहेंगे सर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर 120 किलोमीटर जो है वो ए से बी, फिर से बी से ए 120 किलोमीटर और ए से बी 120 किलोमीटर, आप घबराइए मत, क्योंकि नॉर्मल हमने वैल्यू ये अपनी तरफ से मानी है एलसीएम लेके 20, 30 और 40 का। तो आप कहेंगे सर टोटल दूरी जो उसने चली है वो 3 गुणे 120 चली है, या आपसे मैं कहूँ 120 प्लस 120 प्लस 120 360 किलोमीटर उसने दूरी चली है। तो 3 गुणा 120 किलोमीटर उसने दूरी चली दूरी। अब बात करते हैं समय की। सर समय कहाँ से आएगा, तो समय बराबर होता है सर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल समय हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने चला है और कितने किलोमीटर की, तो आप कहेंगे 120 किलोमीटर की। 120 किलोमीटर की, 120 किलोमीटर की। तो आपसे मैं कहूँ 120 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह चला है। टोटल दूरी 3 गुणे 120, तो 120 किलोमीटर की दूरी समय निकालेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ए से बी जाने पर उसने 120 किलोमीटर की दूरी तय करी और कितनी चाल से तय करी, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करी। तो 120 बटे 20 प्लस 120 बटे 30, 30 क्यों, क्योंकि बी से ए की तरफ जाने पर 120 किलोमीटर की दूरी उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। तो 120 बटे 30 प्लस 120 बटे के 40, ठीक है। इसे काटेंगे 20 छिक्के 120, 3 चौके 12 और 4 तिये 12। इसका मतलब 3 गुणा 120 जो है वह 6 4 10 3 13 हो जाएगा। इसका मतलब 360 बटे 13 जो है किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है, इसकी औसत चाल है, औसत चाल है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। सॉल्व आपके सामने नॉर्मल है, 360 बटे 13 इसका आंसर आया है। दोबारा से दोहराने की बात करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, अगले सवाल में समझ जाएंगे। इसी के अनुसार दूसरा सवाल पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसी के जैसा दूसरा सवाल पकड़ लेते हैं, दूसरा सवाल पकड़ लेते हैं। अब की बार ये बढ़िया रहा ना, इधर क्वेश्चन चलता रहता है बहुत आराम से और इधर से हम सॉल्यूशन करते रहते हैं, ना बोर्ड से गायब होना पड़ता है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 शहर ए बी सी डी किसी वर्ग के कोने पर स्थित हैं और वर्ग को भुजा 100 किलोमीटर है
वर्ग की भुजा 100 किलोमीटर है। एक आदमी ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सी से डी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और डी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है ए बी सी डी। आप अच्छे तरीके से जानते हैं वर्ग की चारों भुजा समान होती हैं। उसने कहा है 100 किलोमीटर ही यह है, 100 किलोमीटर ही यह है, 100 किलोमीटर यह है और 100 किलोमीटर, ठीक है। 120 ए से बी जाने पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है, 10 है क्या पहला वाला, हाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, ठीक है। ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सी से डी 30 किलोमीटर, डी से ए 40 किलोमीटर प्रति। तो एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। तो आप नॉर्मल सी बात है एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। अभी हम बहुत अच्छे तरीके से करके आए। एवरेज स्पीड की बात करते हैं, स्पीड बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी 4 × 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। और समय निकालने के लिए नीचे समय है तो दूरी बटे चाल कर लेंगे। पहली दूरी 100 है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी दूरी भी 100 है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तीसरी दूरी भी 100 है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चौथी दूरी भी 100 है सर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। करेंगे क्वेश्चन को, 4 × 100 ऊपर हो जाएगा 400 बट्टे 10 दूसयाम 100, 20 पंजे 100, 10 बटे के 3 प्लस 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, 5 बटे 2, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। 400 इधर हो गया और इधर मैंने भाग किया है 10 दूसयाम 100, 20 पंजे 100, 10 बटे 3 और 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 5 बटे 2 इधर हो गया, ठीक है। नीचे 3 और 2 है, एलसीएम ले लेंगे 6 और 6 चला जाएगा सर ऊपर, ठीक है। 400 × 6 बटे नीचे एलसीएम लिया है 6 तो ये इधर 6 से गुणा करेंगे, 6 दूसयाम 60 प्लस 30 प्लस 3 दूनी 6 20, 2 तिये 6, 5 तिये 15। तो आप कहेंगे सर जी 400 × 6 बटे 60 30 90 और 20 कितने हो जाएंगे 110, 110 और 15 कितने हो जाएंगे, जल्दी बताइए। 110 और 15 हो जाएंगे 125, 125 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे सर, 25 से काट लेंगे, 25 पंजे 125, 25 से कम 25, 15 बचे, 25 छिक्के 150, ठीक है। और 16 छिक्के 96, 96 बटे 5, 96 बटे 5, 16 छिक्कम 96 और 96 बटे 5 ही इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया भाई, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। 4 × 100 हमारी टोटल स्पीड थी। नीचे टाइम की बात करते हैं तो 100 बटे 10, 100 बटे 20, 100 बटे 30, 100 बटे 40 कैसे किया, क्योंकि टाइम बराबर होता है दूरी बटे के चाल। 400 ऊपर हो गया, 4 × 100 था 400 हो गया। नीचे 10 दूसयाम 100 10, 20 पंजे 100 5, 10 बटे 3, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 5 बटे 2, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। आगे बात करते हैं 400 × के 6 कैसे आया, क्योंकि 3 और 2 का जो एलसीएम लिया है वह ऊपर 6 पहुँच गया और नीचे जो 6 है उसका एलसीएम लिया 10 छिक्के 60, इधर 5 छांग 30, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 2 तिये 6, 5 तिये 15, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। 400 × 6 हो जाएगा और इन्हें जोड़ा 60 30 90, 90 20 110 और 15 125, 25 से काटा 25 पंजे 125, 25 से कम 25, 25 छिक्के 150, 16 छिक्कम 96 बटे 5 इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आती हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपके अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। आया क्वेश्चन आपको समझ, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलें सर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो देखिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है सर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है और बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 39 मिनट में जाता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए।
ए से बी, बी से सी 29 और 39। अब आप बताएंगे ए से बी 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से 29 मिनट में जाता है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। बी से सी 39 किलोमीटर पर आवर की चाल से 29 मिनट में जाता है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आती हैं। भाई ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है, बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है, तो उसका एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। आपसे मैं कहूँगा सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे, तो आप कहेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे d/t, ठीक है। अब उसमें 29 और 39 का कोई एलसीएम आपके सामने होगा। सर मैं कहूँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक हमें थोड़ा सा नॉर्मल सी चीज़ें मिली है कि इसमें जो समय है वो सेम है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 39 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इसे 29 किलोमीटर ही मानिए और इसको 39 किलोमीटर ही मानिए, ठीक है। और इधर जो टाइम है इसको 1 मान लीजिए और इसको भी 1 मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है हमने परसेंटेज में बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं कि जैसे ही हमें नॉर्मल चीज़ें निकालनी होती हैं हमें उसी रेशो में निकालनी होती हैं। रेशो कभी हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही हमने 1 और 1 किया है तो इसमें 29 की गुणा करेंगे, दोनों सेम टाइम आ जाएगा। भाई सेम टाइम ही तो दे रखा था 29 मिनट और 29 मिनट, तो हमें अगर 1 और 1 इसे कर ले तो हमें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स डेट समय जो है वो ऊपर का 1 है, नीचे का 1 है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो 29 किलोमीटर प्लस 39 किलोमीटर, हमने डिस्टेंस भी बदल दी और समय भी बदल दिया। और समय कितने रेशो में था? 1:1 के अनुपात में या 29:29 के अनुपात में। हम चाहते तो यहाँ पे 29 + 29 भी लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने के लिए हमने ये चीज़ें अपनाई, क्योंकि हमें रेशो हमेशा सेम लेके चलना होता है। 29 दे रखा था, हमने 1 मान लिया, ठीक है। 9 दूनी 18 हो जाएंगे, जोड़ेंगे 9 दूनी 18, 9 और 9 18, 3 और 2 5 और 1 6/68/2। और यही क्या चल रहा है, AS लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड, ठीक है। और यही हो जाएगा 68/2 34, और 34 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। चीज़ें आपके अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, दोबारा से दोहरा दूं। ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है, बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है। मैंने आपसे कहा कि 29 किलोमीटर प्रति आवर को हम 29 किलोमीटर मान लेते हैं, 39 किलोमीटर पर आवर को 39 किलोमीटर मान लेते हैं। और रेशो कहता है कि हमें कभी भी अनुपात नहीं बदलना होता। यदि 29 मिनट है तो हम उसको अनुपात को 1:1 भी ले सकते हैं, 1 और 1 भी ले सकते हैं। सर आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज स्पीड हो गया। डिस्टेंस 29 + 39 अपॉन 1 + 1 जो कि टाइम माना, तो 68/2 34 किलोमीटर पर आवर आपके सामने आंसर आ गया। बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया हमने, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि अब जो आगे हम बढ़ रहे हैं, अब अपनी क्लासेस के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है थोड़े से स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट थे, आपको नॉर्मल नहीं लगे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, ये तो नॉर्मल आपके परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन है। इन चीज़ों को मैं पहले आपको किसमें स्टैटिक्स में समझा भी चुका हूँ कि कैसे चीज़ें आगे रनिंग करती हैं। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, अगला क्वेश्चन है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत k है, यदि इसमें एक और क्रमागत संख्या शामिल करते हैं तो औसत क्या होगा। इंग्लिश की बात करें, द एवरेज ऑफ 5 consecutive इवन नंबर्स इज k, इफ़ 1 more consecutive इज़ इंक्लूडेड व्हाट विल बी एवरेज। सर आप मुझे बताइए कि 5 लगातार सम संख्याओं का जो औसत था, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत k था और k था, ठीक है।
बटे संख्या कितनी थी, 5 थी। ठीक है, यही तो करेंगे भाई। 5 संख्याएं थी, सबका औसत k था, तो मैंने सबको नॉर्मल के 5 संख्या मान ली और पांचों का औसत निकालने की बात करी तो k प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के 5 के। मैं आपको नॉर्मल इस क्वेश्चन को बस समझा रहा हूँ, ये तो एक नॉर्मल परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको बहुत आसानी से आ गया होगा। 5 से 5 को काट देंगे तो हमने जैसे ही देखा कि जैसे ही हम सेम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, सेम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें सेम ही औसत मिल रहा है। मीन्स दैट जैसे ही हमने के को 5 बार जोड़ा तो 5 के बटे 5 हो गया, तो 5 के बटे 5 से 5 काटा तो 5 आ गया। ठीक है, इसका मतलब के हमारा औसत आया। लेकिन उसमें सवाल में कहा है सर जैसे ही हमने के का औसत निकाला तो के आया। मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ के और के कितनी होगी, 5 होगी ना। इसका औसत कितना है के, इधर एवरेज है। ठीक है, एवरेज लिख देते हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि सारी संख्याओं में एक तरफ से एक जोड़ दिया जाए। मीन्स डैट के था के प्लस 1 कर दिया जाए, 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 तो एवरेज मैं आपसे कहूँ सर के प्लस 1 हो जाएगा और यही हमारा इसका आंसर होगा। आप कहेंगे सर हमें तो समझ नहीं आया बिल्कुल भी, कैसे आपने किया। सारी संख्याओं में आपने एक 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 जोड़ते चले गए और उसके बाद में जैसे ही सारी संख्याओं का औसत पहले के था तो आपने औसत भी के प्लस 1 कर दिया। सर बिल्कुल सर बिल्कुल सर बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए अगर मैं इस एक एक को अलग करके लिखूं तो आप कहेंगे सर कितना जोड़ा है, एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक। ठीक है, बटे 5। भाई एक 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 5 बार जोड़ा है, पांचों संख्याओं में जोड़ा है 5। औसत की बात करें संख्याएं कितनी है, 5। इसका मतलब ये बढ़ोतरी औसत है ना, क्योंकि सारी की सारी हमने सारी संख्याओं में बढ़ाया है। इसका मतलब मैं औसत निकाल रहा हूँ कि औसत कितना बढ़ेगा। ठीक है, एक 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 बढ़ाया था, एक 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 सारा जोड़ा 5 हो गया, ऊपर हो गया 5। सारी संख्याएं कितनी थी, 5। इसका मतलब औसत में बढ़ोतरी भी 1 की होगी ना, 5 बटे 5 बराबर 1। औसत में बढ़ोतरी भी तो 1 की होगी। मैंने सांख्यिकी में आपको पहले चैप्टर में समझाया है कि किसी भी सम संख्याओं या किसी भी क्रमागत संख्याओं में जितनी भी मल्टीप्लाई, जितने से भी मल्टीप्लाई करें या जितने से भी नॉन जीरो नंबर से उसमें गुणा करें या जितने भी वैल्यू को उसमें जोड़ें या जितने भी वैल्यू को उसमें घटाएं तो उसके एवरेज में ही इतने का अंतर, इतने का योग, इतने का भाग या इतने की गुणा हो जाती है। मैंने स्टैटिक्स में आपको बताया और यही चीज़ें हमने यहीं पर सीखी। के वैल्यू थी, के औसत था, सारे में एक 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 करके हमने जोड़ा तो इसका मतलब एवरेज भी के प्लस 1 हुआ। कैसे हमने सेटिस्फाई भी किया, क्योंकि एक 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 हमने जोड़ रखा था, बटे के 5 किया क्योंकि 5 हमारे पास में संख्याएं थी, 5 बटे 5 बराबर 1 ही उसमें जुड़ेगा। इसका मतलब जो न्यू एवरेज होगा वह के से के प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू के प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 1। सर दो दो जोड़ते सारी वैल्यूओं में तो क्या हो जाता सर, के प्लस 2 हो जाता। सोचने वाली बात ही नहीं है। चीज़ें समझ में आती हैं, पक्की बात। ओके सर ओके। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं में के हैं, यदि इसमें एक और क्रमागत शामिल करते हैं तो नया औसत क्या होगा। सेम सवाल है, कुछ नहीं करना। के थी के थी के थी के थी और के थी, औसत के है, के प्लस 1 कर दिया, 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 बराबर औसत भी के प्लस 1 आया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया कि सारी बढ़ोतरी वैल्यू को एक जगह जोड़ो, बटे 5 संख्याएं हैं, 5 बटे 5 बराबर 1। ठीक है, 1 की बढ़ोतरी हुई, 1 की ही हमने बढ़ोतरी की, प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, पक्की बात। अगला क्वेश्चन भी आपको नॉर्मल सा था, वह भी हमने कर दिया। यार आज बेटिया क्यों रो रही है इतनी, है परेशान कर दिए। लास्ट सवाल है, बस लास्ट सवाल के लिए रोक लो। तो देखिए दोस्तों, आज की पाठशाला को बहुत ही लंबी क्लास को करते करते हम अब नतीजे पर पहुँचे हैं। नतीजा क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है,
यदि प्रथम 3 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए तथा अंतिम 3 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तब नया औसत ज्ञात कीजिए। सर नया औसत ज्ञात कीजिए। 6 संख्याएं थीं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं थीं, 6 संख्याएं थीं। औसत इनका कितना था? 32। प्रत्येक पहली 3 संख्याओं में हमने 4 घटाया तथा 2 जोड़ा। पहली 3 संख्याओं में 4 घटाया, -4 किया, दूसरी में भी -4 किया, तीसरी में भी -4 किया, चौथी में +2 जोड़ा, क्योंकि उसने कहा है अंतिम 3 संख्याओं में +2 जोड़ते हैं। ठीक है, +2 जोड़ा। तो जो औसत 32 है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? सर बिल्कुल पड़ेगा। कैसे कैसे कैसे? 4 तिये 12 माइनस के 12 हो जाएगा, 2 तिये 6 हो जाएगा। दोनों को एक जगह मर्ज करेंगे। आप कहेंगे सर जी -12 + 6 -6 हो जाएगा। और -6 वैल्यू को हम कितनी संख्याओं से लेकर आए हैं? सर जी 6 वैल्यूओं से लेकर आए हैं। इसका मतलब -1 जो एवरेज है वह उस एवरेज से कम हो जाएगा। इसका मतलब 32 - 1 बराबर 31 इस सवाल का आंसर होगा। कैसे? आपको समझ में आया क्वेश्चन? भाई 6 हमारे पास में संख्याएं थी। पहली 3 संख्याओं में हमने 4 घटाया, अंतिम 3 संख्याओं में हमने 2 जोड़ा। 4 तिये 12 -12 प्लस के 6 हो गया, -12 + 6 -6 हो गया, -6 बटे के 6 हो गया, तो -1 हो गया। सर -1 हो गया। -1 क्यों हुआ? क्योंकि -6 यहाँ पर वैल्यू थी। 6 हमारे पास में संख्याएं थी, हमने एवरेज की बात करी तो -1 कम हो जाएगा। 32 एवरेज था, 32 - 1 31 एवरेज बचा। ठीक है, यही आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन और क्लास आपको समझ में आई। और आपको एक शिकायत भी करनी थी कि दोस्तों बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स कम दिया जा रहा है क्लासेस पे, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कमी कहाँ पर लग रही है। डेफिनेटली उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आप देखते भी हैं, लाइक भी नहीं करते। चीज़ों को आगे बढ़ाइए। ऐसे चीज़ें को पसंद नहीं आती हैं किसी को भी, हमें भी तुमसे ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चीज़ों को, आज की चीज़ें यदि आपको समझ में आई हों और अच्छी लगी हों तो आप अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं कलश कोचिंग क्लासेस के साथ। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलश कोचिंग क्लासेस को। विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लास है। तो आज की पाठशाला को समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले एक चीज़ बता रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में हम थोड़ी सी चीज़ों को चेंज भी करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चैनल पर लेकर आने वाला हूँ मैं। ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। तो आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप कल इस क्लास को देखो, पक्का कल आपको क्लास मिल जाएगी, तो डेफिनेटली आप लाइक करना ना भूलें, क्योंकि उससे ही मोटिवेशन मिलता है यारो। ठीक है, तो आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।